देखो, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज जो है हम लोगों को किस चीज के बारे में जानना है। तो आज जो है बच्चों, हम लोगों को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में जानना। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दरअसल क्या होता है? तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ रखा है कई तरह के आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट रिवीजन देख लें तो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म कुल मिलाकर कितने तरह का हो जाता है? तो आइसोमेरिज्म दो तरह का। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होता है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म जो होता है बच्चों कितने तरह का? दो तरह का। एक को हम लोग नाम दे देते हैं स्ट्रक्चरल, और दूसरे को हम लोग नाम दे देते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर से हम लोग कितने तरह से बांटते हैं? छह तरह से। जो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, जैसा कि तुम लोग जानते हो पहले से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह से हो जाता है। एक को हम लोग बोल देते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो हो जाता है दैट इज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। खैर, आज के लेक्चर में हम लोगों को किसके बारे में जानना है? तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है। और जैसा कि पहले भी बताया, दिस इज ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो है एक तरह से किस चीज का टाइप हो गया? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप हो गया। ठीक है ना? अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा दमदार तो होता नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो कि एक तरह से ये है क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये जो हम लोग जान रहे हैं ये क्या चीज है? एक तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों होता है? दैट इज अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड। के कंपाउंड के अलग अलग थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म arises due to different three dimensional arrangement of the compound। कि कंपाउंड के डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट की वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बदलने की वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो तरह से, एक को बोलते हैं कन्फर्मेशनल, एक को बोलते हैं कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल का जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें फ्री रोटेशन ऑफ दिस सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कि कंपाउंड में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके फ्री रोटेशन के वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल जैसे कि ये तुम्हारा मान लो एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दो एटम के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है। इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होगा नहीं। तुम अगर ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो तो तुम लोगों को पता चलेगा कि जैसे कि ये एक व्हील है और एक व्हील ये है। ध्यान से देखना और समझ। दो व्हील है, इन दोनों व्हील के बीच एक एक्सल हम लोग ड्रॉ कर लिए। दोनों व्हील के बीच हम लोग क्या चीज ड्रॉ कर लिए हैं? बताओ। एक्सल। एक इस तरह से हम लोग दोनों व्हील के बीच एक एक्सल ड्रॉ कर, एक्सल मतलब रोड, लोहे का रॉड वगैरह डाल। तो बताओ, तो ये दोनों व्हील आपस में आराम से एक दूसरे के अबाउट रोटेट करेगा कि नहीं? डेफिनेटली रोटेट करेगा। मतलब यहाँ पर ये वाला व्हील और ये वाला व्हील दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। यहाँ पर फ्री रोटेशन होगा इन बिटवीन द टू टू व्हील्स। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर इन दोनों व्हील के बीच एक रॉड और लगा दें तो अब बताओ, तो ये दोनों व्हील क्या फ्रीली रोटेट कर पाएगा? नहीं रोटेट कर पाएगा। तो यही बात है, जब दो एटम के बीच, जैसे कार्बन का दो एटम है, इन दोनों एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड होने के वजह से यहाँ पर फ्री रोटेशन होता है दोनों एटम के बीच। लेकिन अगर कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो एटम के बीच नजर आया तो यहाँ पर दोनों एटम के बीच रोटेशन फ्री नहीं बल्कि क्या हो जाता है? रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाए, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के वजह से कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट एनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में जो कोई सिग्मा बॉन्ड है उसके अबाउट फ्री रोटेशन के वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसा कि यहाँ लिख रहा है, ये सारा डेफिनेशन तुम लोग देख भी सकते हो। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी ऑब्टेन ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड याद रखना,
सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर। और रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कभी कभी इसी को बोल देते हैं। अगर तुमको कहीं दिख जाए कि रोटेशनल आइसोमेरिज्म, तो तुम समझ लेना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की ही बात। This type of isomerism is found in alkanes and cycloalkanes and this substituted derivative। जस्ट स्पष्ट बात है कि जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वहीं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, तो डेफिनेटली ये वाला आइसोमेरिज्म वहां दिखेगा। कहाँ? जहां अल्केन है, अल्कीन में दिखेगा नहीं, अल्कीन में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, अल्केन साइक्लो अल्केन वगैरह वगैरह। ये भी थोड़ा बहुत बात है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इट मे बी नोटेड दैट रोटेशन अराउंड सीसी सिग्मा बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री। ये सच्चाई है कि रियल में ऐसा नहीं समझ लेना कि दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड है तो वो एकदम फ्रीली मूव करेगा। यहाँ पर भी कुछ एनर्जी बैरियर होता है। मतलब कोई भी रॉड है, रॉड को तुमको घुमाने का, मान लो घूम जाए, मतलब कोई सॉफ्ट रॉड है वो तुम चाहो घुमाना वो घूम भी जाए, लेकिन सॉफ्ट रॉड एक सॉफ्टनेस है, लेकिन कुछ ना कुछ ताकत तो लगेगा ना, वो ताकत बहुत कम ही क्यों ना हो। वही बात होता है यहाँ पर भी है कि एकदम पूरी तरह से फ्री टू मूव नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसमें एनर्जी बैरियर होता है। वो 1 से 20 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत कम या बहुत मामूली सा माना जाएगा, इतने एनर्जी के वजह से वहां पर रोटेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। समझे बात को? उसके बाद है देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ वीक रिपल्सिव इंटरेक्शंस बिटवीन द बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बॉन्ड एंड एडजेसेंट कार्बन एटम। दरअसल होता क्या है, ये दो कार्बन एटम जो है जिसके बाद रोटेशन फ्री है, इसके बाद जो नेक्स्ट एटम होगा, नेक्स्ट एटम तुम्हारा ए बी सी डी फलाना डिखाना कुछ भी हो, इन दोनों एटम के बीच भी कुछ इंटरेक्शन होगा, मतलब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन रिपल्सन होगा ना एडजेसेंट एटम के बीच। उसके वजह से थोड़ा सा टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मतलब तनाव क्रिएट होता है। मतलब ये दोनों एटम जो नेक्स्ट एटम है, ये दोनों भी तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिपेल उपेल अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस वजह से जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, इस वजह से भी एनर्जी में थोड़ा बहुत फर्क देखने को हम लोगों को मिल जाता है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट बात अगर देखें तो डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो अभी हम तुम लोगों को बताएं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है दैट इज अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट एनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर कोई सिग्मा बॉन्ड है और उसके फ्री रोटेशन के वजह से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो, उसे हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के वजह से जो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट या नया नया तरह का अरेंजमेंट देखने को मिले, जैसे कि तुम देखो, ये अभी यहाँ पर तो नहीं पढ़ना है लेकिन बाद में हम तुम लोगों को बताएंगे इन चीजों के बारे में। जैसे कि ये तुम लोगों को देखा अल्कीन है, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है। तुम बताओ कि ये दोनों कार्बन एटम क्या एक दूसरे के अबाउट फ्रीली रोटेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं रोटेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एटम के बीच डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर क्या परेशानी आएगी कि रोटेशन फ्री नहीं होने के वजह से, फ्री रोटेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या 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 होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है एक तरह का कैसा आइसोमेरिज्म है? कॉन्फिगरेशनल। ये एक तरह का कैसा आइसोमेरिज्म कहलाएगा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, जैसे कि यहाँ पर भी तुम लोग देखो, एक ये था और एक इसका दूसरा आइसोमर जो होगा इस डबल बॉन्ड के अबाउट क्लोरीन को ऊपर कर दिया हाइड्रोजन, ऐसे मतलब ये फ्रीली तो मूव नहीं कर सकता है। इस वजह से ये कंपाउंड अलग बना होगा और ये कंपाउंड अलग बना होगा। इस वाले को हम लोग सिस बोल देते हैं, इस वाले को ट्रांस बोल देते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मर्स। रियल में जब हम तुमको बताएं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वहां पर देखने को मिलता है, हम अभी तुम लोगों को बताएं कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वहां तुम लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर फ्री रोटेशन अबाउट यानी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और उसके अबाउट रोटेशन फ्री है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है? फ्री रोटेशन है सिग्मा बॉन्ड के अबाउट। अब तुम ही बताओ, जब रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड फ्री है, मतलब आराम से सिग्मा बॉन्ड के अबाउट एटम वगैरह इधर उधर मूव कर सकता है, तो उस परिस्थिति में डेफिनेटली वो जो कार्बन होगा वो कार्बन कैसा होगा? वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्योंकि अगर कोई कार्बन एटम, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है हर किसी को पता है, और वो कार्बन अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है तो डेफिनेटली इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड करने का मतलब रियल में ये शेप जो है तुम्हारा रेगुलर होगा या फिर 3 डायमेंशनल होगा। डेफिनेटली ये शेप जो होगा 3 डायमेंशनल होगा। अब जब ये शेप 3 डायमेंशनल होगा तो 3 डायमेंशनल शेप को क्या हम लोग नॉर्मली एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, इस 3 डायमेंशनल शेप को हम लोग एक प्लेन पर बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों को क्या करना होता है? इस शेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कोई
अलग तरह का प्रोजेक्शन का जरूरत है। तो वही यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ प्रोजेक्शन के बारे में देख रहे हैं। एक है सॉहर्स प्रोजेक्शन और एक है न्यूमन प्रोजेक्शन। दरअसल कोई भी दो एटम के बीच, किसी भी दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड के वजह से जो फ्री रोटेशन हो, किसी भी दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड के वजह से जो फ्री रोटेशन होगा, समझ रहे हो ना बात को, किसी भी दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड के वजह से जो फ्री रोटेशन होगा, उस फ्री रोटेशन में के बाद जो दो या दो से अधिक, उस फ्री रोटेशन के बाद जो दो या दो से अधिक, एक मिनट थोड़ा मिटा लें इसको, उस फ्री रोटेशन के बाद जो दो या दो से अधिक आइसोमर बनेगा, कौन सा आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर, उन्हीं कन्फर्मेशनल आइसोमर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कभी मत समझ लेना कि हम तुम लोगों को ये बता रहे हैं कि आइसोमर जो होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर दो तरह का, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एकदम नहीं। कन्फर्मेशनल आइसोमर अभी हम आगे बताएंगे इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है, मतलब एक कंपाउंड का एक दो नहीं बल्कि इनफाइनाइट टाइप का कन्फर्मेशनल आइसोमर हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उन इनफाइनाइट टाइप ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दो नहीं बल्कि इनफाइनाइट टाइप का कन्फर्मेशनल आइसोमर जब हो सकता है, तो उन इनफाइनाइट टाइप के कन्फर्मेशनल आइसोमर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो वही बता रहे हैं वो दो तरह से। एक को हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन, और एक को बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। बहुत ही भयानक और इमेजिनेशन का चीज है, इसलिए प्लीज देखना, यही मेन है, ये वाला पेज जो है मेन है, इसी पेज के बाद फिर कोई दम प्राण नहीं, जो पेज है यही, उसके बाद बहुत इजी लगेगा तुम लोगों को। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन C2H6, मान लो इथेन का, इथेन का अगर हम लोग बात करें तो इथेन में तुम लोग गौर से देखो, C है, सिंगल बॉन्ड C है, दिखा, सी है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चार बॉन्ड है। तो क्या ये चारों बॉन्ड तुम्हारा टू डायमेंशनल है या फिर थ्री डायमेंशनल है? डेफिनेटली थ्री डायमेंशनल है। जो सॉलिड हम लाइन ड्रॉ किए हैं वो सोच लो एबव द प्लेन है, और जो ब्रोकन लाइन है दैट इज बिलो द प्लेन। तो इस थ्री डायमेंशनल शेप में इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन को फ्री करते हैं, मतलब घुमाते हैं दो कार्बन एटमों को। तो वाजिब है एक दो नहीं बल्कि कई तरह का अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होगा। उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉहर्स और न्यूमन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में ये जो दो कार्बन एटम है, ध्यान रखना, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इन दोनों कार्बन एटम में से एक कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक कार्बन दूसरे कार्बन को भी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एकदम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं, थोड़ा सा ऊपर या नीचे इस तरह से। तो ये जो है पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। अब बाकी के तीन वैलेंसी, कार्बन का एक बॉन्ड बनाने के बाद तीन वैलेंसी बचेगा ना, एक दो तीन, तो उन तीनों वैलेंसी को इस तरह से सिंगल लाइन से 120 डिग्री पर हम लोग दिखाते हैं, एक दो। तो ये वाला प्रोजेक्शन जो है दिस इज सॉहर्स प्रोजेक्शन, जिसमें तुमको दिख रहा होगा कि दो कार्बन है और बाकी एक दो तीन चार पांच छह उसका सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट एटम्स है या मॉलिक्यूल। न्यूमन प्रोजेक्शन में जो दो कार्बन एटम है, सामने वाले कार्बन को डॉट से दिखाते हैं और पीछे वाले कार्बन को सर्कल से दिखाते हैं। मतलब कि यहाँ पर दो कार्बन को था, सॉहर्स में क्या दोनों को डॉट से करते हैं, यहाँ पर सामने वाले को डॉट को से और पीछे वाले को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल। सामने वाले डॉट पर जो रिमेनिंग तीन वैलेंसी है उसको थ्री लाइन से और वो 120 डिग्री पर, और पीछे वाले सर्किल पर भी तीन वैलेंसी है उसको भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉहर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन का तरीका हो गया, आगे और भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर सॉहर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन के डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इन चीजों को तुम लोग चाहो तो जानो। इसके बाद हम और भी चीजों को समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलो, सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमन प्रोजेक्शन, ये तुम्हारा इथेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन लिखा होगा, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, एक मिनट, ये इथेन का सॉहर्स प्रोजेक्शन है। जैसे इथेन है, एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से हम लोग बॉन्ड अटैच किए, और पहला वाला कार्बन पर तीन हाइड्रोजन है, एच एच एच, और पीछे वाले कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन है, तीन, एच एच एच। तो तीन हाइड्रोजन सामने वाले कार्बन पर, पीछे वाले कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन है, तीन, वही ये रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर देखो ये लिख दिया है कि दिस कार्बन इज एक्चुअली फ्रंट कार्बन, दिस कार्बन इज एक्चुअली बैक कार्बन। सामने से देखोगे तो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। और यहाँ पर ये न्यूमन्स प्रोजेक्शन है, न्यूमन्स प्रोजेक्शन में सामने वाले को डॉट से और पीछे वाले कार्बन को सर्कल से। सामने वाले कार्बन पर भी तीन हाइड्रोजन तुमको नजर आ रहा होगा और पीछे वाले कार्बन पर भी तीन हाइड्रोजन तुमको नजर आ रहा होगा। ये अभी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, आगे और भी बहुत अच्छा अच्छा चीज तुम लोगों को देखने को मिलेगा जिससे कि क्लियरिटी मिलेगा।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्लियरिटी तुम लोगों को मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन के, इथेन का कन्फर्मर जो होता है वो क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। तो इथेन यहाँ पर साइड में लिखना है, ध्यान से देखना और समझना। ये है इथेन C2H6, ठीक है, ये जो है ये क्या चीज है, इथेन है, एकदम स्पष्ट समझ। इथेन को अगर तुम ध्यान से देखना, या इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ध्यान से देखो, CH और H, दिस इज इथेन। स्पष्ट नजर आ रहा है तुम लोगों को। लेकिन तुम इमेजिन करो ये वाला इथेन जो है रियल में कैसा होगा। ये कार्बन होगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, और इससे 3 हाइड्रोजन जो है इस तरह से 120 डिग्री पर अटैच होगा। इससे जो 3 हाइड्रोजन होगा वो रियल में 120 डिग्री पर 3 डायमेंशनली इस तरह से अटैच होगा, एच एच एच। उसी तरह एच एच एच। अगर तुम लोगों का व्यू पॉइंट इस साइड से, सामने से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो दिस इज द लाइन ऑफ व्यू। इधर से देखोगे तो कौन सा कार्बन तुम लोगों को पहले से नजर आएगा, सामने से ये वाला कार्बन सामने नजर आएगा ना, ये वाला बोल दो या ये वाला, एक ही बात है, ये दोनों कार्बन सामने नजर आएगा। तो जो सामने वाला कार्बन है उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, स्टैगर्ड। ये हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन लिखना है, इस बात को याद रखना। ये सामने वाले कार्बन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट किए, ठीक है, सामने वाले कार्बन को किस चीज से रिप्रेजेंट किए, डॉट से। और पीछे वाले कार्बन को, ये जो पीछे वाला कार्बन है उसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट किए, दिख गया। न्यूमन प्रोजेक्शन में सामने वाले को डॉट से, पीछे वाले को सर्कल से। अब तुम सामने से इस साइड से देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से, तो इस वाले कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन है, तुम इमेजिन कर लेना, वो 3 हाइड्रोजन 120 डिग्री पर नजर आएगा। ये तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे से 120 डिग्री पर नजर आएगा। इमेजिन करो, एच एच एच, इस तरह से 120 डिग्री पर नजर आएगा। और जस्ट इसके पीछे वाला कार्बन, पीछे वाला कार्बन मतलब ये सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये पीछे वाला कार्बन जो सर्कल पर है, तो सर्कल वाले कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन होगा। और मान लो इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ये हाइड्रोजन। तो सोचो तुमको भी सर्कल पर का हाइड्रोजन कुछ इस तरह से नजर आएगा, एच एच और एच, इस तरह से नजर आएगा ना। इस वाले शेप को हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स, समझे। इस वाले शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लिप्स, जो कि यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, सामने वाले कार्बन को जैसे का वैसे ही रहने दो, सामने वाले कार्बन को जैसे का वैसे रहने दो, पीछे वाले कार्बन को तुम घुमा दो। तो सामने वाला कार्बन जैसे का जैसे है, तो ये सामने वाले कार्बन पर जो 3 हाइड्रोजन है वो भी उसी तरह से होगा। और पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री मान लो हम लोग क्लॉकवाइज घुमा दें, तो पीछे वाला 60 डिग्री घूमेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन जो उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा पीछे वाले कार्बन पर, ये वाला हाइड्रोजन जो है उठकर यहाँ नहीं आ जाएगा। तो इस वाले शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लियर है। तो एक हो गया तुम्हारा एक्लिप्स और दूसरा हो गया स्टैगर्ड। तो यही दो अलग अलग तरह का कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है। तो इन दोनों कन्फर्मेशनल में तुम सोचो कि स्टैगर्ड में फिर 60 डिग्री घुमा देंगे, इसको फिर 60 डिग्री घुमा दो, तो तुम देखो फिर से एक्लिप्स भी बन जाए, है कि नहीं। और स्टैगर्ड और एक्लिप्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तुम लोग ध्यान से देखोगे तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स में कोई बहुत सारा अंतर। यहाँ पर इसका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन भी तुम लिख सकते हो, पीछे वाला न्यूमन था, तो इसमें सामने वाला कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नजर आया, 1 2 3। सिमिलरली पीछे वाले कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा। तो ये आमने सामने, जस्ट इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है, जस्ट आमने सामने है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्लिप्स। और मान लो इसी में 60 डिग्री रोटेट कर दो, तो 60 डिग्री रोटेट करने के बाद जो नया स्ट्रक्चर आएगा, उस नए स्ट्रक्चर में क्या खासियत होगा, सामने वाले में तो हम बिल्कुल नहीं घुमाए, सामने वाला को जैसे का वैसे, लेकिन पीछे वाला 60 डिग्री घुमा दिए हैं। तो पीछे वाला 60 डिग्री चूंकि तुम घुमा दिए हो, तो बताओ तो पीछे में किस तरह का स्ट्रक्चर तुमको नजर आएगा, इस तरह से। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्टैगर। अगर बच्चों हम पूछ लें, अभी कुछ देर पहले हम देखे थे कि एडजेसेंट एटम के बीच भी कुछ रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन के वजह से कुछ तनाव पैदा होता है। एडजेसेंट एटम के बीच भी कुछ रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन के वजह से कुछ तनाव देखने को मिलता है। अगर हम तुमसे पूछें कि वो तनाव
किसमें ज्यादा हो, एक्लिस्ट वाले में या फिर स्टैगर्ड वाले में। वो तनाव जो है एक्लिस्ट वाले में ज्यादा होगा कि स्टैगर्ड में। तुम गौर से देखो, एक्लिस्ट में जो एडजेसेंट एटम है वो ज्यादा करीब है बजाय कि स्टैगर्ड के। जैसे यही दो हाइड्रोजन एटम को तुम लोग ध्यान से देखते हो, इन्हीं दोनों हाइड्रोजन एटम को ध्यान से तुम देखो, तो एक्लिस्ट वाला में ज्यादा करीब है, स्टैगर्ड में कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा है। तो बताओ तो रिपल्सन किस में ज्यादा होगा? एक्लिस्ट में रिपल्सन जो है वो ज्यादा होगा और स्टैगर्ड में कम होगा। तो एक्लिस्ट में चूंकि ज्यादा रिपल्सन है तो एक्लिस्ट का एनर्जी ज्यादा होगा बजाय कि किसके? स्टैगर्ड के। एक्लिस्ट में और स्टैगर्ड में तुमसे पूछा जाए किसका एनर्जी ज्यादा, तो तुम जवाब दोगे एक्लिस्ट में, चूंकि एटम्स जो है एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है तो एक्लिस्ट का एनर्जी ज्यादा होगा बजाय कि स्टैगर्ड के, है कि नहीं? तो एक्लिस्ट का एनर्जी ज्यादा है मतलब वो कम स्टेबल, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो चूंकि एक्लिस्ट और स्टैगर्ड में किसका एनर्जी ज्यादा है? एक्लिस्ट का एनर्जी ज्यादा है, तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। वही चीज जो सोहर्स प्रोजेक्शन वहां पर दिखाया था ना, तो वही इथेन का ये सोहर्स प्रोजेक्शन है जिसमें कार्बन आमने सामने है, और ये न्यूमन प्रोजेक्शन है इथेन का जिसमें कि कुछ इस तरह का फिगर तुम लोगों को नजर आ रहा है। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि ये है एक्लिस्ट और ये है तुम्हारा स्टैगर्ड। ठीक है, तो बताओ तो किसमें ज्यादा रिपल्सन? एक्लिस्ट में ज्यादा रिपल्सन, स्टैगर्ड में कम रिपल्सन। तो एक्लिस्ट का एनर्जी जो है एक्लिस्ट का ज्यादा होगा और स्टैगर्ड का एनर्जी कम। तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टैगर्ड का ज्यादा होगा और एक्लिस्ट का स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या होगा? कम। यहीं पर लिख रहे हैं ये है स्टैगर्ड और ये जो है एक्लिप्स है। तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड की अगर हम लोग बात करें तो रिपल्सन बिटवीन, पहले लिख देते हैं एडजेसेंट एटम्स आर नियरर। एडजेसेंट एटम एक दूसरे के काफी करीब है। जब एडजेसेंट एटम एक दूसरे के नजदीक है तो रिपल्सन बिटवीन एडजेसेंट एटम किसमें ज्यादा होगा? रिपल्सन बिटवीन एडजेसेंट एटम्स, एडजेसेंट एटम मतलब कार्बन के बाद वाला एटम, रिपल्सन ज्यादा होगा। ज्यादा रिपल्सन तो एनर्जी भी किसका ज्यादा होगा बताओ? एक्लिप्स का। तो स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा हो। और अगर तुम ग्राफ खींच के देखना चाहो तो तुमको ग्राफ जो है 60-60 डिग्री पर दिखेगा। जैसे ये 0 डिग्री है, 60 डिग्री, फिर एक 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 240 डिग्री, फिर 300 डिग्री, फिर तुम मान के चलो ये 360 डिग्री। तो मान लो जब दो एटम, एक्लिस्ट में क्या था? एक्लिस्ट में जो एटम एकदम नजदीक था एक दूसरे के पीछे। स्टैगर्ड कब बनता था? जब हम लोग 60 डिग्री घुमा देते। तो 60 डिग्री घुमाते थे तो क्या होता था? एटम दूर हो जाता था। फिर 60 डिग्री घुमाओगे तो फिर एक्लिस्ट। तो यही यहाँ पर देखो, ये एक्लिस्ट का एनर्जी का ग्राफ है मान लो, और ये जो है स्टैगर्ड, ये जो है ऊपर PCl PACD एनर्जी है, दिस इज एनर्जी। एक्लिस्ट है और ये जो है क्या है? स्टैगर्ड। तो क्या होगा? 0 डिग्री पर एक्लिस्ट है तो उसका एनर्जी सबसे ज्यादा। जैसे 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या बन जाएगा? स्टैगर्ड। फिर 60 डिग्री रोटेट करो फिर एक्लिस्ट, फिर 60 डिग्री स्टैगर्ड, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, इस तरह का केस बनेगा। तो एक डेफिनेट पार्ट को अगर दिखाना हो तो वो हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी जो तुमको नजर आ रहा है, रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर तुमको नजर आ रहा है तो तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो तुमको नजर आएगा क्या चीज? कि चूंकि एक्लिप्स, यहाँ पर वही चीज दिखाया हुआ है कि एक्लिप्स वाले का एनर्जी ज्यादा और स्टैगर्ड का एनर्जी कम, और इन दोनों, ये दोनों का दूरी कितना होगा बताओ? ये दोनों 60 डिग्री है। 60 डिग्री जैसे तुम घुमाओगे ना, 60 डिग्री घुमा, एक्लिस्ट है देखो आमने सामने। एक्लिस्ट मतलब जस्ट यही है एक्लिस्ट, देखो इस हाइड्रोजन के जस्ट सामने इसका हाइड्रोजन आमने सामने। 60 डिग्री घुमा दिए तो थोड़ा ऐसा हो गया, दूरी बढ़ गया कि घट गया? नहीं नजर आ रहा है। इस तरह से मान लो 3 है तो तुमको ऐसा नजर आएगा। सामने सामने है तो एक्लिस्ट एकदम, जैसे ये 2 के सामने 2 था, अब घुमा दिए तो बताओ तो दूरी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो कुछ इस तरह का चीज अगर तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो। एक और एग्जांपल देते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है ना, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर हो सकता है? तुमसे पूछ रहा है यहाँ पर हाउ मेनी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स
डज एनी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड का कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर हो सकता है, तो तुम लोग जवाब देना इनफाइनाइट। कितना कन्फर्मेशनल आइसोमर हो सकता है बताओ? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत सा, अनगिनत, क्योंकि दो एटम के बीच फ्री रोटेशन के वजह से तुम्हारा ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्रिएट होता है। मान लो तुम क्या करो, तुम 1 डिग्री रोटेट कराओ तो एक अलग तरह का आइसोमर, फिर 2 डिग्री कराओ तो अलग तरह का। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे 60 डिग्री। देखो एक्लिप्स है एकदम 0 डिग्री, 60 डिग्री घुमा दोगे तो स्टैगर्ड बन जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सीधे 60 डिग्री घूम गया होगा। तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 7.5 डिग्री, 7.25 डिग्री, इस तरह से कितना एंगल हो सकता है? इनफाइनाइट एंगल हो सकता है। तो इस वजह से तुमको कितना तरह का कन्फर्मेशनल आइसोमर हो सकता है दो एटम के किसी भी मॉलिक्यूल में? इनफाइनाइट। अब इन इनफाइनाइट कन्फर्मेशनल आइसोमर में तुमसे पूछेगा तो बोलोगे एक्लिप्स और स्टैगर्ड। एक्लिप्स प्लस स्टैगर्ड जो होता है वो क्या होता है? एक्लिप्स और स्टैगर्ड जो होता है दैट इज एक्सट्रीम कन्फर्मर। मतलब एक्लिप्स हो गया एकदम जीरो वाला, मतलब सबसे नजदीक वाला, और स्टैगर्ड सबसे दूर वाला। सबसे नजदीक वाले को आप बोलेंगे एक्लिप्स, सबसे दूर वाले को स्टैगर्ड बोलेंगे। तो मतलब दीज टू आर एक्सट्रीम कन्फर्मर, और इन दोनों को छोड़ के बाकी जितना होगा, एक्लिप्स और स्टैगर्ड को छोड़ के 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री वाले को, उन सबों को हम लोग क्या नाम दे देंगे? स्क्यू कन्फर्मर। याद रहेगा, पूछेगा व्हाट आर स्क्यू कन्फर्मर, तो तुम लोग सीधे जवाब दे सकते हो कि any of the compound can have infinite number of conformational isomer arises after free rotation about any sigma 1 present in the compound. Among them, eclipsed and staggered are eclipsed and staggered are extreme conformers, and other than eclipsed and staggered, all other conformers are called skew conformers. Okay. Similarly, हम लोग और भी एग्जांपल अगर देखें, जैसे कि हम लोग प्रोपेन का स्टैगर्ड देखें और एक्लिप्स, तो तुम बताओ प्रोपेन का स्टैगर्ड देखोगे तो प्रोपेन में क्या होगा? देखो तुम पहले यहाँ इमेजिन कर लो, CH3 CH CH3CH ये है तुम्हारा प्रोपेन। समझ में आ रहा है? ये है प्रोपेन। प्रोपेन में जो दो कार्बन तुमको नजर आया, एक कार्बन और एक कार्बन, ये दो कार्बन, तो ये पहला वाला कार्बन है, सामने वाला कार्बन ये तुमको नजर आया, और एक कार्बन है पीछे वाला कार्बन। तो ये सामने वाला कार्बन, हम इसी को मान लेते हैं। सामने वाले कार्बन पर क्या है? CH3H दिख गया। और पीछे वाले कार्बन पर क्या है बताओ? H H। देखो हम पहले एक्लिप्स भी बना दिए, तो ये जो है दिस इज एक्लिप्स। ओके। अब इसी में 60 डिग्री घुमा दो तो क्या बन जाएगा? देखो इसमें 60 डिग्री घुमाने के बाद यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, H रहेगा, यहाँ पर H चला जाएगा, एक H यहाँ चला जाएगा और एक H यहाँ चला जाएगा। दिस इज एक्चुअली स्टैगर्ड। क्या इन दोनों के अलावा प्रोपेन का और आइसोमर नहीं हो सकता? क्या डेफिनेटली बहुत सारा हो सकता है। और इसी का सोहर्स, ये कैसा प्रोजेक्शन था? ये न्यूमन्स प्रोजेक्शन था। इसी का सोहर्स प्रोजेक्शन देखो तो सोहर्स में क्या होगा? CH3H एक्लिप्स बना रहे, पहले सामने सामने जैसा है वही रखें, और इसी का तुम्हारा सॉरी ये स्टैगर्ड देखोगे तो CH3H इसमें भी अगर एनर्जी वाली बात हो कि वही चीज यहाँ पर प्रोजेक्ट किए हैं, स्टैगर्ड वाला ये स्ट्रक्चर है और ये वाला एक्लिप्स न्यूमैन प्रोजेक्शन में। और यही वाला चीज अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, तो चूंकि एक्लिप्स में क्या होता है कि एटम्स एक दूसरे के ज्यादा करीब है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो एक्लिप्स का एनर्जी मैक्सिमम होगा। और 60 डिग्री जैसे रोटेट करेंगे तो वो स्टैगर्ड बन जाएगा, मतलब एटम्स एक दूसरे से काफी दूर हो गया। और जैसे एटम एक दूसरे से काफी दूर हो जाएगा तो बताओ, तो उसके बीच रिपल्सन कम होगा, जिस वजह से वो मोर स्टेबल होगा। यानी कि लो एनर्जी स्टैगर्ड, यानी कि वो मोर स्टेबल। हाई एनर्जी मतलब एक्लिप्स, मतलब कि वो कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। ठीक है। कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फर्मर हम लोग देखें तो ये वाला हिस्सा हम कल करवाते हैं, क्योंकि 1 मिनट ही बचा है, प्रोबेबली हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए। तो कल से जो है नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर हम देख लेंगे। या फिर इट में भी पॉसिबल तुम लोग थोड़ा सा देख लेना ग्रुप में मैसेज। दरअसल ये जो इट में भी पॉसिबल कि 2 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग पोर्शन आज ही कर देंगे। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और बाकी 15 मिनट के बाद आज ही के लेक्चर में हम इनको कंप्लीट करते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन भी है और इसके बाद भी तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड भी। तो तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ। ओके।